आइए आइए, नमस्कार। आज से बिहार दरोगा हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद हम लोग कवर करने वाले हैं। बिहार दरोगा एग्जाम में अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आते हैं, हम लोग इसीलिए अनुच्छेदों को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वह है संविधान में संशोधन। 4 वीडियो में उसका उपलब्ध करा चुका हूं, अगर उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि संविधान संशोधन से भी सवाल आते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 1 से 51 का तक आज के इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि अनुच्छेद अधिक है। ऐसा नहीं कि सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, याद करने वाली जो समस्या होती है तो क्लास करने के बाद वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आखिरी में मैं बता दूंगा, इसका पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक ना। तो कहां से पीडीएफ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ हम बता देंगे। पहले आप इसको अच्छे से समझ लें। आइए पहले हम शुरू करते हैं 1 से। कहीं भी शुरुआत होगी तो 1 नंबर से शुरुआत होगी। 1 भारत के बारे में है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में सीधा पूछता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 1 में। क्लियर हो गया। आइए 2 अनुच्छेद में है नए राज्यों का स्थापना और नए राज्यों का प्रवेश। देखिए 2 और 3 अनुच्छेद में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 2 में है कि बाहरी कोई राज्य अगर भारत में शामिल हो रहा है तो उसको शामिल करेगा, वैसा राज्य जो अस्तित्व में नहीं है अनुच्छेद 2 के तहत होगा, और अनुच्छेद 3 के तहत होगा जो पहले से भारत में शामिल है, उसको काट बढ़ा करके घटा करके नया राज्य बनाना हो। तो दोनों परिस्थिति याद रखें, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो जिसका अस्तित्व पहले से नहीं है तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे। 3 का प्रयोग करेंगे, यहां भी नए राज्य ही बनाएंगे लेकिन क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करके, है ना। जो पहले से अस्तित्व में है उनसे अगर कोई गठन होगा तो अनुच्छेद 3 का। अब आते हैं हम अनुच्छेद 6। देखिए अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद यहां पर मैं लिख देता हूं, अनुच्छेद पूछता है कि नागरिकता कहां तक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है वह किसका प्रावधान है, वह है प्रावधान नागरिकता का। 5 से 11 हम लोग नागरिकता में देखिए 6 में क्या है, 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में। पाकिस्तान से अगर कोई भारत आता है उसके नागरिकता के संबंध में 6 अनुच्छेद में है। 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वालों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान है। 6 पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए। 9 मतलब नो मतलब नहीं, वैसे व्यक्ति जो दूसरे देशों के नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। विदेशी राज्यों की नागरिकता ग्रहण करने वाले की जो है नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। 9 मतलब नो यानी नहीं। तो नागरिकता भी आपने पढ़ लिया 5 से 11। अब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है। अनुच्छेद 12 से 35 है। 12 से 35 क्या है, तो 12 से 35 है मौलिक अधिकार है। यहां से प्रश्न बहुत भर भर के आता है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 में क्या है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में किसको परिभाषित किया गया है, राज्यों की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 13 में क्या है, तो अनुच्छेद 13 में है विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। वैसी विधि जो मूल अधिकारों का हनन करे वैसी विधियां शून्य मानी जाएगी। संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं इसी को मानता हूं, अनुच्छेद 13 को, क्योंकि जब भी आपका मूल अधिकार का हनन होता है किसी कानून के द्वारा तो वह कानून निरस्त हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये कि शून्य हो जाएगा अगर मूल अधिकारों का कोई भी हनन होता है तो अनुच्छेद 13 उसको खंडित कर देता है, जीरो कर देता है। जैसे कोई ऐसा कानून बना जिसमें आपका मूल अधिकार डिस्टर्ब हो रहा है तो अनुच्छेद 13 ऐसा उसको सूट करेगा, जीरो, खत्म, कि कुछ नहीं हो,
हम जिंदा हैं तब तक तुम नहीं कर सकते हो। तो अनुच्छेद 13 ध्यान दीजिएगा। 14 से 18 अब आइए समता और समानता का अधिकार। 12 से 35 मूल अधिकार में आप पढ़ेंगे ना, तो उसी क्रम में आप पढ़ेंगे 14 से 18 तक। ध्यान दीजिए 14 में देखिए समता का अधिकार है, मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। समता या समानता, समता या समानता, तो ये होता है 14 से 18, जिसमें 14 में आपने पढ़ लिया विधि के समक्ष समता। अब आइए आगे, आइए देखिए आते हैं 15 से शुरू करते हैं, यहां शुरू करिए। क्या हो रहा है भाई? हाँ 15 का 1 नंबर अनुच्छेद जो है वो क्या कहता है? देखिए धर्म, पहला धर्म याद करिएगा, धर्म मूल वंश हो गया, धर्म मूल वंश, लिंग हो गया, जाति धर्म मूल वंश लिंग जाति और जन्म स्थान। धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं। धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा है 15(1) में है। 15(2) में भी यही 5 आधार है और कहा गया है कि इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक जगहों पर जाने से नहीं रोका जा सकता, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, नदी, तालाब में नहीं रोका जाएगा कि भैया आप फला धर्म के हैं, भैया आप ये हैं वो हैं, नहीं रोका जाएगा। 15(3) में क्या कहा? जहां देखिए 15(1) कह रहा है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 15(3) उसी को बढ़ावा देता है और कहता है कि राज्य जो है वह महिलाओं और बच्चों के लिए ऐसा कुछ प्रावधान कर सकती है कि जहां सिर्फ महिलाएं ही रहें, महिलाएं ही जाएं, या वहां बच्चे ही नहीं, या बच्चों के लिए कोई और प्रावधान कर सकती है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्य बच्चों महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? तो वो 15(3) के तहत कर सकती है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। 15(4) में है शैक्षणिक रूप से ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए प्रावधान। शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के लिए आरक्षण जो है वह 15(4) में है। शिक्षण संस्थान की बात है ये। 15(6) में है ईडब्ल्यूएस, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को शिक्षण संस्थानों में जो भी प्रावधान है उनको वो मिल जाएगा आपका 15(6) के तहत। जो 10% आरक्षण मिलता है ना, जैसे स्कूल में दाखिला में, कॉलेज में या कहीं भी शैक्षणिक संस्थानों में। नौकरी की बात यह नहीं करता है, नौकरी की बात 16 अनुच्छेद में आप पढ़ेंगे। 15 अनुच्छेद में आप पढ़ेंगे क्या? शिक्षण संस्थान, महिलाओं के लिए, ये फिर 5 प्रकार का जो ये है, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। अब आ जाइए तो 16 में क्या है भैया? 16 में है लोक सेवाओं में अवसर की समानता या समान अवसर का अधिकार। सबको नौकरी के लिए सबको मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि फला जाति के हो, फला धर्म के हो तो नौकरी नहीं मिलेगा। देखिए क्या क्या प्रावधान किया गया। 16(2) अगर आप पढ़ते हैं तो कह रहा है राज्य किसी भी रोजगार कार्यालय में जो राज्य सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार चलाती हो, उसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान कह लीजिए, है ना। देखिए यहां पर लिखा है धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। वही 5 आधार जो आपको मिला था 15 में, उन पर भेदभाव नहीं किया सकता। ऐसा नहीं कि भाई आप दूसरे धर्म के हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन आइए आगे सब कुछ क्लियर होगा। ये 16(2) में कहता है कि भेदभाव नहीं करेंगे, कोई आधार पर नहीं भेदभाव करेंगे, विश्वास करो। 16(3) जैसे ही आते हैं, अभी आपने देखा कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गया। यहां तो कह रहा है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी आपने देखा ना कि डोमिसाइल नीति लागू हो गया, तो उसका आधार भी 16(3) अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। 16(3) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, उसके भीतर कोई रोजगार जो है राज्य सरकार ऐसा प्रावधान कर सकती है जिसमें वो निवास का उल्लेख करे कि भैया निवासी अगर होंगे तभी। तो 16(3) इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 16(4) है पिछड़े वर्गों के लिए, सब अपनी अपनी कैटेगरी का याद रखिएगा। 16(3) अदर राज्य जो बिहार से बाहर के हैं
वो याद कर लेंगे कि भैया हम बिहार में जाएंगे तो 16(3) के तहत हमको ये जो बना दिया गया। 16(4) पिछड़ा वर्ग वालों के लिए है। 16(4) में ए आता है जो SC और ST वालों के लिए है। नौकरी में ये सब है, ये सब नौकरी में है। 16(6) EWS वालों के लिए है, उनको आरक्षण दिया जाएगा। 16(4) SC ST को मिलेगा, 16(4) OBC को मिलेगा। क्लियर। अब आइए 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। पहले क्या होता था कि भाई तुम इस जाति को कैसे छू दिए, तुम इस कुआं से कैसे पानी पी लिए, है ना। तो पहले छुआछूत होता था, अब छुआछूत का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। जैसे पहले आपने सुना राजा की उपाधि ले लिए, कोई रैयत आला की उपाधि ले लिया, कोई सुल्तान की उपाधि ले लिया, कोई बादशाह की उपाधि ले लिया। अरे जिसको जो मन में आ रहा है वो उपाधि ले रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप कोई उपाधि लेते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो उपाधि आपको मिलेगी, या शिक्षण संबंधित या सैन्य संबंधित उपाधि आप ले सकते हैं। जैसे आपने PhD कर लिया, डॉक्टर की उपाधि, जैसे आपने सेना में कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो ये सारी चीजें मिलती हैं, उसके अलावा नहीं मिलेगा। 18 तक हो गया। 14 से 18 समता या समानता। अब आइए 19 से 22। 19 से 22 आप 1 मिनट 19 से 22 अनुच्छेद आप पढ़ते हैं। 19 से 22 अनुच्छेद पढ़ते हैं, इसमें आप स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ते हैं। 19 में है क्या स्वतंत्रता? वाक एवं अभिव्यक्ति, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है ना। ये 19A के तहत आएगा, इसमें 19A के तहत आएगा। इसी में आएगा प्रेस की भी स्वतंत्रता, ये वाला पूछता है बड़ा, प्रेस की स्वतंत्रता। तो 19A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब A में ही आपको 6 प्रकार की और स्वतंत्रता मिलेगा, बोलने की, संगठन बनाने की, सभा बनाने की, सम्मेलन करने की, कहीं जाने की, बस जाने की और व्यापार कर लेने की। ये सभी स्वतंत्रता आपको वही मिलेगा। देखिए भाषण, अभिव्यक्ति, लेकिन इन पर भी रोका गया है। ऐसा भाषण मत दीजिए जिसमें न्यायालय का अवमानना हो, तो इस पर रोक दिया जाएगा। ऐसा भाषण न दीजिए जिसमें देश की खतरा हो, देश के शांति भंग का खतरा हो, है ना। ऐसा भाषण मत दीजिए कि अपराध को आप बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे भाषण पर भी रोक कर दिया गया है। आप सभा कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण, बिना हथियार के। आप संगठन भी बना सकते हो, छूट है आपको। आप कहीं आ जा सकते हो किसी राज्य में, आप किसी राज्य में भी जाकर के रह सकते हो, आप किसी राज्य में भी रह के व्यापार भी कर सकते हो। ये 19A में है दिया हुआ। अभी आते हैं हम लोग देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में ही पढ़ रहे हैं। 19, 20, 21, 22 4 पढ़ेंगे, 4 है 19 से 22 तक। 20 में है एक अपराध के लिए एक ही सजा, ठीक। अपराध के दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अगर आपने एक अपराध किया तो एक ही सजा, जिस समय आपने अपराध किया उसी समय के कानून के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे आपने कोई अपराध किया, अब आपको कहा जाएगा कि गवाही दो कि तुम किए हो, तो ये गलत है ना। लेकिन कहेंगे आपके सर पुलिस तो करती है, पिटवाती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कोई पिटवाती नहीं है, समझिएगा बात को। होता क्या है, पुलिस आपको डरा धमका के गवाही दिलवा दे रही है, आप कोर्ट में मुकर जाइए कि सर मैंने डर के मारे ये बोल दिया, तो आपकी जो पुलिस के सामने अपने बयान दिया है वो मान्य नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। हाँ, मजिस्ट्रेट के सामने अगर दे दिया बयान आपने तो वो मान्य हो जाएगा, पुलिस के सामने वाला आप मुकर सकते हैं, ठीक, क्योंकि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। इसी में कहता है पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाला यंत्र। उसमें होता क्या है कि आपको यंत्र लगाया जाता है और आपसे हाँ ना पूछा जाता है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, उसमें पकड़ा जाएंगे झूठ बोलेंगे तो वहां आप अपने विरुद्ध गवाही दे रहे हैं, वो संगीन अपराध में आप कर सकते हैं, वो वाला मामला है। तो अनुच्छेद 20 भी आपने पढ़ लिया। अनुच्छेद 21 में है जीने का अधिकार, आपको जीने का अधिकार दिया है, जीवन की स्वतंत्रता दिया है। इसमें कुछ पॉइंट हैं जहां से परीक्षा में आता है सवाल, पूछता है आपको जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, सीधा बताएंगे अनुच्छेद किसमें, 21 में। अब जीने के अधिकार में देखिए क्या क्या शामिल है। आप विदेश भी जा सकते हैं, जीने के अधिकार के अंतर्गत प्रतिष्ठा के साथ जीना है आपको, ऐसे नहीं सामान्य जीवन नहीं। 21 का विस्तार देखिए, थोड़ा बहुत मैं इसमें ऐड किया हूं। आपको जीवन रक्षा का अधिकार है,
ये वाला प्रश्न पूछा है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो निजता का अधिकार भी 21 में आता है। विदेश जाने का भी अधिकार आपको 21 में ही आता है। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ भी आपको अधिकार प्राप्त है। देखिए, बंधुआ मजदूरी, आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी कि पकड़ करके मजदूरी करो, नहीं, बंधुआ मजदूरी नहीं होगा। प्रतिष्ठा का अधिकार, आपको प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है भाई, ऐसे नहीं, सामान्य नहीं, प्रतिष्ठित जीवन जीना है आपको, अनुच्छेद 21 में। 22 में क्या है, सॉरी अभी 21 का बचा है, शिक्षा का अधिकार 21A में, ये भी याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है ये, मतलब तो ये इंपॉर्टेंट है। 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण, आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना होगा उनको, आपको कारण बताना होगा। अगर कोई गिरफ्तार करता है तो आपको कारण बताएगा, आपके घर वालों को सूचित करेगा, आपको कारण बताएगा कि किस कारण से आपको गिरफ्तार किया गया है। तो ये इसमें निवारक निरोध भी है, आपको ऐसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना अपराध के भी आपको गिरफ्तार कर दिया जा सकता है कभी कभी, है ना, जिसको निवारक निरोध कहते हैं। कोई आपने जुर्म नहीं किया तब भी आपको गिरफ्तार करके रख लेगा 2-3 महीना, क्यों? आपको अपराध करने से रोकने के लिए कि आप अपराध कर न दीजिए, ठीक ना। तो ये चीज हो गया। आइए 23, देखिए 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। नोट करिए, जो बोल रहा हूं ना उसको नोट करिए। अनुच्छेद 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में क्या कहता है, मानव का दुर्व्यापार व बलात्सर्म, आदमी औरत की खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं, उससे जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते हैं खरीद बिक्री कर। पहले क्या होता था कि मेला गए, खरीद के ले आए, एक मजदूर बना लिए, काम करेगा वो। वेश्यावृत्ति भी आप नहीं करा सकते हैं, मानव का दुर्व्यापार नहीं आप कर सकते हैं, देह व्यापार भी आप नहीं करा सकते 23 में। वहीं अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में, कारखानों में आप नहीं रखेंगे। 14 से, और ये दोनों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये दोनों बहुत बार पूछा गया है, 23 और 24। 24 में 14 वर्ष वाला है, 23 में खरीद बिक्री बलात्सर्म है, ठीक ना। अनुच्छेद 25 से 28 अब आप पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 आप क्या पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता। 25 में क्या है, आपको अपने पसंद के धर्म मानने की स्वतंत्रता। जैसे आपका मन किया कि मैं हिंदू धर्म मानू, ठीक मानो, मैं मुस्लिम मानू मानो, मैं सिख मानू मानो, मैं ईसाई मानू, कोई दिक्कत नहीं, आपको छूट है। उसका आचरण भी करो, जो धर्म में बताया गया वैसा आप कर सकते हैं, स्वतंत्रता है। 26 में क्या है, आप अपने उसी धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। 26 में क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उसके प्रबंध कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध, है ना, कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, यज्ञ वगैरह कुछ करा रहे हैं तो प्रबंध करिए, कोई दिक्कत नहीं। 27 में है कि धार्मिक कार्यों के लिए आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे आपने ये नहीं सुना कभी कि वहां मंदिर बन रहा है आपको टैक्स देना जरूरी है, नहीं, वहां मस्जिद बन रहा है आपको टैक्स देना जरूरी है, वहां गुरुद्वारा, वहां चर्च बन रहा है आपको टैक्स नहीं। ये टैक्स पहले होता था, जजिया कर, फला कर, है ना, लगाया जाता था, तो ये अब नहीं लगाया जाता है। 27 में इसका छूट मिला है। अनुच्छेद 28 देखिए क्या कहता है, चलते हैं आगे। तो 27 तक हमने देख लिया। आइए, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और दी भी जाएगी, दोनों प्रावधान है, कहां नहीं दी जाएगी, कहां दी जाएगी। आपको मोटा मोटी याद रखना है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। अब आइए अनुच्छेद 29 और 30, ये अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से है, नोट करिएगा। अनुच्छेद 29 और 30। 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार जो है वह प्राप्त। आ जाइए अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 कहता है कि आपको अल्पसंख्यक वर्गों को अपने पसंद का शिक्षण संस्थान चलाने की स्वतंत्रता है, यानी अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षणिक संस्थान जो है वह चला सकते हैं, अनुच्छेद 30 में है, ठीक ना। 30 40। 31 जो था वह संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन से अब हटा दिया गया है, अब इसको कानूनी अधिकार में रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन कब हटाया गया है,
78 से इसको जो है वह हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चले आगे, आइए देखिए अब आते हैं अनुच्छेद 32। 32 को आप जानते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था है। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय आत्मा कहा है, जान लीजिए। 33 में है सशस्त्र बलों या पुलिस बलों को मूल अधिकारों से वंचित करना। कुछ हद तक उनको मूल अधिकार उपलब्ध नहीं होते, जैसे आप लोगों को सारे मूल अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जो डिफेंस में है, जो पुलिस में है, जो आर्मी में है या सशस्त्र बल में है, उनको सारे मूल अधिकार नहीं प्राप्त हैं। आप कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हो, वो लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं जो उनको नहीं प्राप्त है, आपको प्राप्त है। 33 में। 34 में है मार्शल लॉ, जहां फौजी कानून लागू होता है वहां मूल अधिकारों का हनन हो जाता है, तो उसका उल्लेख भी अनुच्छेद 34 में किया गया है। अब देखिए 12 से 35 मूल अधिकार क्लियर हो गया। अब आइए 36 से 51। 36 में नीति निषेध तत्व है, जिसमें 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। जो 12 अनुच्छेद में आप राज्य की परिभाषा पढ़े थे ना, याद होगा, अनुच्छेद 12 में आप क्या पढ़े थे, राज्य की परिभाषा पढ़े थे, वही चीज आप 36 अनुच्छेद में भी पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 38 अनुच्छेद। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा या कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किसमें है, तो यह अनुच्छेद 38 यानी कि 38 में है। 38 अनुच्छेद। 39 में देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 में है महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे कोई काम है, पुरुष भी महिला भी, तो दोनों को वेतन में नहीं कटौती किया जाएगा कि तुम महिला हो तुमको कम मिलेगा, तुम पुरुष हो तुमको ज्यादा मिलेगा। सामान्य कार्य है भैया, तो वेतन भी सामान्य मिलेगा। उसी क्रम में 39A है, निशुल्क न्याय और निशुल्क विधिक सहायता आपको उपलब्ध कराई जाएगी। निशुल्क विधिक सहायता आपको मिलेगा 39A के तहत। 40 में है पंचायतों का गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 40 अनुच्छेद, सॉरी 40 है ना, ये तो 41। 40 अनुच्छेद। 41 में है कि कुछ दशाओं में काम पाने का आपको अधिकार मिलेगा। 41 क्या है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार आपको मिलेगा, ठीक ना। चलिए 42 में है न्याय संगत और मानवीय कार्य की शर्तें। 42 में एक बात इंपॉर्टेंट और लिखा हुआ है, प्रसूति सहायता। जो प्रेग्नेंट महिला होती है तो उनको सहायता प्रदान राज्य का कर्तव्य है कि वो कराएगा ही कराएगा, तो राज्य का ये फर्ज है कि वो कराएगा, है ना। लेकिन ये भी है कि ये लागू करेगा, अब इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ये भी बात लिखा हुआ है कि भैया नीति निषेध तत्व तो राज्य के ऊपर निर्भर है, अगर वो ना चाहे तो ना भी कराए तो ये ध्यान देना है। आइए 43, कामगारों को जीविका योग्य वेतन, ऐसा वेतन उसको दे कि वो जीवन अपना पार कर ले। 44, सामान्य नागरिक संहिता, है ना, जो गोवा में अनुच्छेद 44 लागू है, सामान्य नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 है बालकों से संबंधित शिक्षा के लिए बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा राज्य, ऐसा अनुच्छेद 45 भी कहता है। आइए अब हम लोग पहुंचने वाले हैं लास्ट अपने कगार पर। 46 याद रखिएगा, SC ST अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति जनजाति को अन्य कमजोर वर्गों का उत्थान। तीनों का, अनुसूचित जातियों हो, जनजाति हो या अन्य कमजोर वर्ग है, उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ प्रावधान करेगा। 47 में पोषण व सार्वजनिक स्तर, इसमें आपको मद्य निषेध भी इसी में है। जो शराबबंदी वगैरह होता है ना, तो पोषण और स्वास्थ्य का उन्नयन करेगा राज्य। ये शराबबंदी इसी के तहत आएगा। 47, अगर पूछे कि बिहार में शराबबंदी किस अनुच्छेद के एक मिनट किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप बताएंगे वह है 47 अनुच्छेद के तहत। आइए 48 में है कृषि और पशुपालन। 48 में है कृषि व पशुपालन, सीधा एग्जाम में पूछता है 48 कृषि पशुपालन। 48A पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण। 48 से 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा या संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि इन दोनों का बंटवारा। 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित, और 51 का है मूल कर्तव्य। 51 में मूल कर्तव्य है। देखिए मूल कर्तव्य की बात अगर आ ही गई है
तो थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो मूल कर्तव्य है 51 किक्का में है। भाग कितना रहेगा इसका, तो ये भाग रहेगा 4 के का, ठीक है ना। अब वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, जरा सा नोट कर लीजिए। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, 11। मूल कर्तव्य को जोड़ा कब गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। किसकी सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 11वां मूल कर्तव्य जो 10 + 1 हुआ, लास्ट वाला 1, ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, शिक्षा का अधिकार, है ना, शिक्षा का अधिकार। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जितने अनुच्छेद बताया हूं लगभग आपको याद हो गया होगा। एक बात और, इसके पीडीएफ की मैं बात कर रहा था, तो पीडीएफ के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का, वहां जाइए और टेलीग्राम पर आपको इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। अब आप चाहें तो पीडीएफ पार्ट बाय पार्ट दे दूं, या जब वीडियो समाप्त होगा तो सारे का 1 से 395 जो इंपोर्टेंट है उसका पीडीएफ दे दूं। जैसा आप कमेंट करिए वैसा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।